हेलो बच्चों, आप सबके बीच में उपस्थित हो गया हूँ फिर से मैं अपना एक छोटा सा चैनल लेकर फिजिक्स साइकिल। आज हम बात करते हैं अपने इंटरमीडिएट के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। इस वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलाम्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे कि अभी इससे पहले कूलाम्स लॉ पढ़कर आए हैं, कूलाम का नियम। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल था वो कितना था। उसमें हम लोग फार्मूला पढ़कर आए हैं। कितना फार्मूला था? F = 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसका सदिश रूप। सदिश रूप क्यों देखेंगे? क्योंकि जो लगने वाला बल है, बल हम लोग पता किए हैं, क्लास 11th में पढ़कर आ चुके हैं कि बल जो होता है वो सदिश राशि होता है। तो बल जो है सदिश राशि है, तो इसको हम लोग जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है उसको सदिश रूप में देखते हैं। तो इसको सदिश रूप में देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश मान लेते हैं। एक स्थिर बिंदु आवेश Q1 इधर की तरफ और इससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश Q2 मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अगर दोनों धनावेश होंगे तो दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जब दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसका नाम हम लोग दे देते हैं वेक्टर F21। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड आवेश पर, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लग रहा है बल। जो पहले वर्ड लिखा गया उस पर लग रहा है बल और जो बाद में वर्ड लिखा गया उसके कारण लग रहा है बल। तो दूसरे आवेश पर बल लग रहा है किसके कारण? पहले आवेश के कारण। ये वेक्टर F21 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर पहले आवेश पर लगने वाले बल की बात करें तो पहले आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा ये भी प्रतिकर्षण बल होगा। इसका नाम हम लोग दे देते हैं वेक्टर F12। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आवेश पर बल लग रहा है किसके कारण? दूसरे आवेश के कारण। तो जो फर्स्ट लेटर लिखा गया वो उस पर लग रहा है बल और जो सेकंड लेटर लिखा गया वो उसके कारण लग रहा है बल। तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल वेक्टर F12 ये हो गया, इधर की तरफ डायरेक्शन हो गया। अगर हम इसके परिमाण की बात करते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो अगर पहले वाले बल की बात करें तो वेक्टर F12 इसका मतलब क्या होगा कि पहले आवेश पर बल लग रहा है किसके कारण? दूसरे आवेश के कारण। तो वेक्टर F12 = 1/4πε0 पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 बटे के दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। नेक्स्ट उसके बाद इसके साथ हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं R21 कैप। ये R21 कैप क्या डिनोट कर रहा है? R21 कैप ये डिनोट कर रहा है कि दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश। तो दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश R21 कैप ये डिनोट कर रहा है। R21 कैप स्थिति सदिश ये बताता है। हम लोग क्या निकाल रहे थे? पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल निकाल रहे थे। तो ये होगा दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश वेक्टर R21। ये R21 कैप इसको इस तरीके से बोल लेंगे। तो ये हो गया वेक्टर R21 कैप। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। दूसरे वाले आवेश पर लगने वाला बल किसके कारण? पहले वाले के कारण। तो ये हो जाएगा वेक्टर F21 दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। ये हो जाएगा 1/4πε0। दोनों आवेश Q1 Q2 हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा? R12 का कैप। R12 का कैप का क्या मतलब है? ये है पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश। पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश ये हमारा हो जाएगा R12 का कैप। एकांक सदिश कैप से हम लोग एकांक सदिश को ही डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा R12 कैप, मतलब पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश। ये हो जाएगा दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाले बल का वैल्यू।
ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। बच गया हमारा R21 कैप और R12 कैप, इन दोनों की वैल्यू भी आपस में बराबर हो गई लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। उसको कैसे हम लोग इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। हम लोग क्लास 11th में पढ़कर आए एकांक सदिश को अगर सदिश में लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास होगा वेक्टर ये R21 का कैप एकांक सदिश, इसको हम लोग लिख सकते हैं R21 का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं R21 का वेक्टर बटे के R। ये R जो है वो इस वेक्टर R21 का मॉड मतलब उसका परिमाण शो कर रहा है और यहाँ पे परिमाण क्या है R है इस तरीके से। तथा यहाँ पर हम लोग R12 का कैप अगर डिनोट करना चाहें तो R12 का कैप जो हो जाएगा R12 का वेक्टर बटे के मॉड ऑफ वेक्टर R21। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपॉन R, ये लिख देंगे। अब इन दोनों की वैल्यू R21 कैप की वैल्यू और R12 कैप की वैल्यू समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड में पुट करते हैं। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड में पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास हो जाएगा वेक्टर F12, वेक्टर F12 ये वैल्यू जो होगा ये तो ऐसे ही रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R12 का कैप, R12 का कैप वैल्यू कितना है वेक्टर R21 अपॉन R, जब अपॉन R में करेंगे तो ये जो स्क्वायर वो क्या हो जाएगा क्यूब बन जाएगा और ये वेक्टर R21 हो जाएगा, ये वेक्टर R21। तो ये हमारा मिल जाएगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R21। नेक्स्ट अगर सेकेंड बात करते हैं वेक्टर F21, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल ये है, ये तो वैल्यू उतना ही होगा। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद R12 का कैप है और R12 के कैप को हम लोग क्या नोट कर रहे हैं वेक्टर R12 अपॉन R करेंगे तो ये R जो स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वेक्टर R12। कुछ इस तरीके से मिल जाएगा हमारा दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। अब उसके बाद बात करते हैं अगर इन दोनों बलों की बात करते हैं तो ये दोनों बलों में इतना जो परिमाण है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, ये दोनों परिमाण आपस में बराबर हैं। बच गया हमारा वेक्टर R21 और वेक्टर R12। इसको ध्यान से देखा जाए तो वेक्टर R12 और जो वेक्टर R21 है ये दोनों आपस में बराबर है बस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस का यूज कर लेते हैं। तो वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर R21, ये चीज़ हमारे पास है। जो स्थिति सदिश था सदिश राशि यहाँ पर इसके सापेक्ष इसकी दूरी या इसके सापेक्ष इसकी दूरी, दोनों दूरियां तो आपस में बराबर होंगी परिमाण में परंतु दिशा में क्या होंगे जस्ट अपोजिट होंगे। तो इसका कंक्लूजन देखकर हम लोग इसके और इसको ध्यान से इसको अगर हम लोग थर्ड समीकरण बोले और इसको फोर्थ, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर F12 इज इक्वल टू वेक्टर F21 बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो आपस में बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है। तो ये हमारा कूलाम का नियम हो गया जो कि सदिश रूप देखे तो ये सदिश रूप का है। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। इसको आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके लिए टाइम दे देते हैं थोड़ा सा। अब हम नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हमारा, अभी तो हम लोग दो आवेश के बीच लगने वाले बल को देखें। दो आवेश हैं
इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किस तरीके से निकाल रहे हैं वो तो हम लोग पता कर ले रहे हैं। अगर हमारे पास आवेशों का समूह दे दिया जाए, अगर आवेशों का समूह दे दिया जाता है, इसका मतलब आवेशों का निकाय है, और उस आवेशों के निकाय में एक दो आवेश नहीं होंगे, दो आवेशों से बहुत अधिक आवेश हो सकते हैं। जब दो आवेशों से अधिक आवेश होंगे तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी एक आवेश पर अगर बल निकालना हो तो उस एक आवेश पर बल निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग का नाम क्या होगा, बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल अथवा अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का क्या होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम लोग पढ़ेंगे अब बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल, जिसको हम लोग सिंपली अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब बहुत सारे आवेश हमारे पास दे दिए गए हों, उन बहुत सारे आवेशों में से किसी एक आवेश पर बल निकालना हो तो उस एक आवेश पर बल हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हों, उन आवेशों में से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल उन आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बल के सदिश योग द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है कि अगर हमारे पास किसी निकाय में बहुत सारे आवेश दे दिए जाएं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, ये हमारे पास Q1 आवेश दे दिया गया, Q1 आवेश, ये हमारे पास Q2 आवेश, ये हमारे पास Q3 आवेश, और ये हो गया Q4 आवेश। अगर हमारे पास ये चार आवेश दे दिए जाए किसी निकाय में, तो इन चारों आवेशों में से किसी एक आवेश पर हम लोग अगर बल निकालना हो तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा कि मान लेते हैं कि Q1 आवेश पर इस Q2, Q3, Q4 के कारण लगने वाला बल निकालना है। तो इस Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकालना है, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा, मान लेते हैं सबके सब क्या है, धनावेश है। जब सबके सब धनावेश है तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा वो F12 होगा, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक उसी तरीके से तीसरे Q3 आवेश के द्वारा जो लगेगा बल वो भी प्रतिकर्षण बल होगा, उसका नाम होगा F13। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से Q4 के द्वारा इस पर लगने वाला जो बल होगा वो इधर की तरफ होगा, ये हो जाएगा F14, पहले आवेश पर चौथे आवेश के कारण लगने वाला बल। अब इन सब का हम लोग क्या करेंगे, सदिश योग कर देंगे। जो हमारे पास बल मिला है वेक्टर F12, वेक्टर F13 और वेक्टर F14, इन तीनों बलों का सदिश योग द्वारा प्राप्त कर लेंगे कि इस Q1 आवेश पर कितना बल लगा है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि मान लेते हैं कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा कुछ इस तरीके से, अगर हम दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल प्राप्त करें तो इसको हम लोग वेक्टर F12 अगर बात करें तो ये हो जाएगा फार्मूला 1/4πε0, पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 बटे दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्यूब। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए वेक्टर R21 के मॉड का क्यूब और इधर हो जाएगा वेक्टर R21, ये हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर पहले के कारण पहले पर तीसरे आवेश के कारण लगने वाला बल निकालना हो तो 1/4πε0, पहला आवेश Q1 और तीसरा आवेश क्या है Q3 बटे के दोनों के बीच का डिस्टेंस अब कितना हो सकता है, वेक्टर R31 के मॉड का क्यूब हो जाएगा और वेक्टर R31। नेक्स्ट उसके बाद
Q4 चौथे आवेश के कारण उस पर पहले आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F14, वेक्टर F14 क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन वेक्टर R41 के मॉड का क्यूब वेक्टर R41। ये हमारे पास Q2 के कारण लगने वाला बल Q1 पर ये मिल जाएगा, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल ये मिल जाएगा और Q4 के कारण Q1 पर लगने वाला बल ये मिल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि Q1 पर इन तीनों के कारण जो भी बल लगे हैं वो परिणामी बल कितना होगा, तो उस परिणामी बल के लिए वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14, इन सभी बल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अभी तो हम मात्र 4 आवेश लिए थे, इन 4 आवेश में से किसी एक आवेश पर बल निकाल रहे थे। हमारे पास इन 4 आवेशों के अलावा बहुत सारे और आवेश हो सकते हैं, मान लेते हैं n आवेश तक हैं। जब n आवेश तक हैं तो क्या करेंगे, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n तक जाएगा। इसमें बहुत सारे आवेश हो जाएंगे तो सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल का सदिश योग प्राप्त करेंगे। अब अगर यहाँ पर हम सबका वैल्यू पुट कर देते हैं तो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबसे कॉमन हो जाएगा सब में से, और उसके साथ साथ Q1 भी कॉमन हो जाएगा, Q1 सब में से कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, Q3, अगर सेकंड की बात करें तो Q2 अपॉन R21 के वेक्टर का क्यूब इंटू R21 प्लस Q3 बटे के R31 के मॉड का क्यूब इंटू R31 प्लस Q4 अपॉन R41 के वेक्टर के मॉड का क्यूब इंटू R41 का वेक्टर। ये हम लोग क्या कर देंगे, सभी आवेशों को इस तरीके से वेक्टर सम कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, तो हमारे पास Q1 आवेश पर लगने वाला बल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली बस सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है कि अगर आवेश का निकाय दिया गया हो, उस आवेश के निकाय में हमें किसी एक आवेश पर लगने वाले बल को प्राप्त करना हो तो सभी आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग प्राप्त कर लेंगे। उस अलग अलग आवेशों के बल को प्राप्त करने के बाद उनकी दिशा भी हम लोग प्राप्त कर लेंगे कि दिशा क्या क्या है सबका। अब उस दिशा को प्राप्त करने के पश्चात क्या करेंगे, इन सभी का सदिश योग कर देंगे। सदिश योग करने का तरीका हम लोग क्लास 11th में जान चुके हैं, उसको भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको बता देंगे कि सदिश योग किस तरीके से अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है। बाकी आप सबके लिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से चैनल फिजिक्स साइकिल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे, वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड बाकी आगे स्टडी।